So, guys, in the last lecture, we were reading about the misstatement, right? Our topic was Essay 200, in which we are studying with misstatement. And misstatement में हम कहाँ तक आ गए थे? We are right there. Um, we have read about the misstatement of amount, then misstatement of classification, then misstatement of presentation, and now we will be going to start with the misstatement in disclosure. हमने पढ़ा था ना कि misstatement क्या है, वो गलतियां, the difference between the amount, presentation, classification, and disclosure as recorded by the management into books of account, and the amount, classification, presentation, disclosure as required by the AFRF. AFRF क्या है? Applicable Financial Reporting Framework, right? तो अब हम देखने वाले हैं what will be the misstatement in disclosure. Like जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि जो कंटीजेंट लायबिलिटी है वी हैव टू डिस्क्लोज अंडर द बैलेंस शीट एज अ फुट नोट. अब क्या हुआ कि मैनेजमेंट ने क्या किया कि एक कोर्ट केस पेंडिंग चल रहा था, लिटिगेशन एंड क्लेम्स पेंडिंग चल रहा था, तो वो चीज मैनेजमेंट ने डिस्क्लोज नहीं करी अंडर द बैलेंस शीट एज अ फुट नोट. तो ये क्या हो गया? मिसस्टेटमेंट हो गई. क्या हो गई? मिसस्टेटमेंट. आई थिंक जहाँ पे आपको एग्जाम्पल समझ आ गए होंगे. नाउ वी आर गुड टू गो टू रीड दैट पर्टिकुलर थिंग फ्रॉम आर लिटरेचर, आर मटीरियल. एंड मटीरियल कहाँ से हमें लेना है? ICAI की वेबसाइट से. यू कैन सिंपली जस्ट टाइप ऐसे 200 ICAI नॉलेज बैंक, और यू कैन गो टू दी ICAI ऑफिशियल वेबसाइट, राइट? सो वी आर हियर. मिस स्टेटमेंट, अ डिफरेंस. हमने नोट्स में इसी क्रोनोलॉजी में पढ़ा था ना, डिफरेंस यही था. मेरे नोट्स बहुत ज्यादा ही काम के हैं, तो आई suggest you to use these notes along with reading the context, right? A difference between the amount, classification, disclosure, and presentation of reported financial statement. Reported financial statement मतलब कि financial statement being prepared by the management, financial statement items being recorded by the management, and the amount, classification, presentation, or disclosure that is required for the item to be in accordance with the applicable financial reporting framework. Misstatement can arise from error or fraud. अब इस वाली पर्टिकुलर डेफिनेशन में आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता दीजिए, अदरवाइज वी कैन मूव टू अदर थिंग, राइट? सो हम इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं कि अमाउंट की मिसस्टेटमेंट क्या हो सकती है, क्लासिफिकेशन की क्या हो सकती है, प्रेजेंटेशन की क्या हो सकती है, डिस्क्लोजर की क्या हो सकती है. तो याद क्या रखना है कि डिफरेंस है किस चीज में? अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर एज रिपोर्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एंड द अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर एज रिक्वायर्ड बाय द AFRF. जैसे कि सेट ऑफ रूल्स में हमें बोला गया था रिकॉर्ड करने को, वैसे हमने रिकॉर्ड नहीं किया है. इसी को हमने क्या कर दिया? ऑडिट की लैंग्वेज में लिख दिया. यहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी भी आ गई होगी, क्योंकि मैंने आपको एक एक चीज का एग्जाम्पल दिया है, एंड आपको लैंग्वेज भी समझ आ गया होगा. ऑडिट गाथा समझ आ गई होगी. ठीक है? When the auditor express an opinion on which financial statements are presented fairly in all material respect or give a true and fair view, misstatements also include those adjustment of amount, classification, presentation, disclosure in the auditor's judgment are necessary for financial statement to be presented fairly in all material respect. ये क्या बोल रहा है कि जैसे ही जो अपनी मिसस्टेटमेंट हमें मिलती है तो ऑडिटर कुछ एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज डलवाता है, राइट? तो वो एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज किस लिए हुई? अपनी एफएस को ट्रू एंड फेयर बनाने के लिए, ये बोला है. देन उसके बाद यहाँ पे अपना जो टॉपिक है मिस स्टेटमेंट का, वो क्या हो जाता है? ओवर हो जाता है. नाउ वी आर एंटरिंग इन आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट. क्या टॉपिक है अपना? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट. एंड इस पे अगर ऐसे 200 में से कोई क्वेश्चन आते हैं तो शॉर्ट यहाँ से निकलता ही है फॉर CA इंटर. आई एम अगेन रिपीटिंग द क्वेश्चन. आई एम सेइंग
फ्रॉम ऐसे 200 इज ओनली फॉर द सीए इंटर, जहां पे आईसीएआई आपको टेस्ट कर सकता है। सीए फाइनल में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ऑब्वियसली नहीं आएगा, ठीक है। सीए फाइनल कैन स्किप दिस पर्टिकुलर 5 or 10 minutes एंड सीए इंटर शुड मस्ट लिसन इट, नॉट शुड, मस्ट लिसन इट, राइट। तो पहले अगेन हम अपना वही तरीका अपनाएंगे। वी विल फर्स्ट रीड दिस फ्रॉम आर notes and then we'll come again to our book, basically the book being given by the ICAI. So अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट एंड TCWG। मैनेजमेंट कौन है एंड TCWG कौन है, वी ऑलरेडी नो, राइट। सबसे पहले चलो तुम्हें बुक से ही पढ़ाते हैं, थोड़ा लैंग्वेज पता चल जाएगा एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट। तो premise relating to the responsibility of management and where appropriate TCWG those charged with governance। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मैनेजमेंट की, और जहां जहां पे जरूरत पड़ेगी किसके इंटरफेरेंस की, TCWG के, तो वहां पर, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड TCWG ऑन विच एन ऑडिट इज कंडक्टेड, द मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट, ये ऑडिट की लैंग्वेज है, TCWG हैव द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेसिकली अभी तक हमने क्या देखा कि ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है ना। क्या ऑब्जेक्टिव था, कोई मुझे याद दिला सकता है? एक तो रीजनेबल एश्योरेंस देना, प्लस सेकंड था टू रिपोर्ट एंड कम्युनिकेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट और ओपिनियन टू द यूजर्स, राइट। ये दो थे। अब उसको हमें स्ट्रेच करके लिखना था ऑडिट की लैंग्वेज में, एंड उस पर अपना डिस्कशन पार्ट 1 ऑफ ऐसे 200 सीरीज में हो चुका है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमने ऑडिटर का तो देख लिया, स्कोप क्या होता है, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, कुछ हमने टर्म्स देखा, डेफिनेशंस देखी, एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग कि ऑडिटर इज नॉट मेंट टू ड्राफ्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना नहीं होता है। ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड बाय मैनेजमेंट है उसको क्या करता है, चेक करता है, ऑब्जर्व करता है, एविडेंस ऑब्टेन करता है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में we will be reading with the responsibility of management and TCWG। तो सबसे पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की क्या है? अगर मैं मैनेजमेंट बोल रही हूँ तो उसके साथ साथ TCWG भी इंक्लूडेड है, राइट। ओके, आई विल नॉट रिपीट TCWG अगेन एंड अगेन फॉर दिस पर्टिकुलर पैराग्राफ। इफ आई एम सेइंग मैनेजमेंट देन TCWG इज ऑल्सो इंक्लूडेड। तो पहले पढ़ते हैं पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। पहला रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगा, फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करना, जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको रिकॉर्ड करना, फिर उसको प्रेजेंट करना इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डेंस विद द AFRF, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अगेन एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के बारे में हम पढ़ चुके हैं। वो कंपनीज एक्ट 2013 हो सकता है, इफ इट इज इंडियन कंपनी तो हमें या तो AS के अकॉर्डिंग अपना बुक्स बनाना होगा या फिर इंडेस के अकॉर्डिंग बनाना होगा, और बाहर की कंपनी होगी अदर देन इंडिया तो बाहर के गैप लग जाएंगे, जैसे कि US गैप हो गया, IFRS हो गए, राइट। तो फॉर मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज द होल एंड सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। For the preparation and presentation of financial statement in accordance with applicable financial reporting framework, this includes the design, implementation and maintenance of the internal control। जब भी हमारी कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट होती है उसके पीछे ट्रांजेक्शन्स होती है, उन ट्रांजेक्शन्स को कैरी आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कुछ कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, कंट्रोल्स लगाने पड़ते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, हालांकि वी आर रीडिंग दिस पर्टिकुलर टर्म इन चैप्टर 2 में हम इसे बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज इंटरनल कंट्रोल, व्हाट इज द इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट, व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, हम पढ़ने वाले हैं। बट इंटरनल कंट्रोल क्या होते हैं हम उसको देखते हैं। इंटरनल कंट्रोल्स एक वो चीज है जैसे मान लो परचेज मुझे रिकॉर्ड करनी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, हालांकि इसकी भी मैंने ना अलग से एक सेपरेट वीडियो दे रखी है जिसे बहुत डिटेल में पढ़ना है ना। स्पेशल डाउट क्लियरेंस वाली प्लेलिस्ट में मैंने आईसीज को काफी अच्छे से समझाया हुआ है। इंटरनल कंट्रोल को हम आईसी बोलते हैं, ठीक है। तो वहां पे आईसी को मैंने काफी अच्छे से समझा रखा है। परचेज को रिकॉर्ड करते हैं जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो मैंने पूरी परचेज साइकिल के बारे में उसमें समझाया हुआ है कि परचेज साइकिल कैसे बनती है अपनी।
परचेज के लिए क्या होता है, जैसे अपनी कंपनी है, मैं इंटरनल कंट्रोल भी यहाँ पे थोड़ा सा बता रही हूँ कि परचेज से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मुझे कुछ भी परचेज करना है, रॉ मटेरियल परचेज करना है, रो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है मेरी, तो वहां पे एक सेट रूल्स ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट है, प्रोसीजर्स है, जिसे हम हमें फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं होगा कि आज रॉ मटेरियल खत्म हुआ, मैंने बोला कि आज रॉ मटेरियल आएगा, मैं खरीद के भी ले आई और मैंने काम करना शुरू कर दिया। नहीं, ऐसा नहीं होता। कंपनीज में, इंडस्ट्रीज में क्या होता है कि आपको सबसे पहले, जब आपको पता है कि आपका जो स्टॉक है रॉ मटेरियल का वो खत्म होने वाला है विद इन 15 डेज, अब कोई वर्कर जो काम करता है, सुपरवाइजर काम करता है, उसको हिसाब रखना पड़ता है कि कितना क्वांटिटी मैंने लिया था और ऑर्डर कितनी क्वांटिटी में कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद ये जो क्वांटिटी है रॉ मटेरियल की, उसको मुझे कितने दिन में प्रोक्योर करना है वापस से। तो ये सारे सेट प्रोसीजर्स होते हैं। तो जैसे आपको प्रोक्योर करना है, आप अपने जो परचेज डिपार्टमेंट है, जो आपका मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, वो क्या करता है कि देखते हैं रॉ मटेरियल की शॉर्टेज आएगी आने वाले दिनों में और ऑर्डर भी बहुत सारे आने वाले हैं, तो वो पहले ही क्या कर देता है, परचेज डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कर देता है। कैसे इन्फॉर्म करता है, वो एक चीज है। तो सबसे पहले क्या होगा, जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट होगा, इन्वेंट्री सुपरवाइजर होगा, वो क्या करेगा, रॉ मटेरियल का एक परचेज रिक्विजिशन जनरेट करेगा। क्या करेगा, परचेज रिक्विजिशन, पीआर। ठीक है, परचेज रिक्विजिशन जनरेट करेगा। उसको किसे देगा, वो परचेज डिपार्टमेंट को देगा। परचेज रिक्विजिशन में क्या होगा कि मुझे इतनी क्वांटिटी चाहिए, इस क्वालिटी की चाहिए, इतना ही लिखेगा वो। ठीक है, फिर परचेज डिपार्टमेंट पीआर को रिसीव करेगा, परचेज रिक्विजिशन को। जैसी परचेज रिक्विजिशन रिसीव की, फिर उसने देखा अच्छा ये सामान खरीदना है, तो वो वेंडर से कोटेशन मंगवाएगा। क्या करेगा, वेंडर से कोटेशन मंगवाएगा कि मेरे को अच्छी बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी चाहिए, बट इन दी एफिशिएंट कॉस्ट इफेक्टिव मैनर, मुझे बेस्ट क्वालिटी चाहिए। तो अलग अलग वो वेंडर के पास जाएगा, वेंडर से कोटेशन मंगवाएगा, फिर बेस्ट वेंडर को सेलेक्ट करेगा, फिर कुछ ईमेल कोरेस्पोंडेंस हो गए, टेंडर मंगवाएगा, कुछ होगा मेरे पास ईमेल कम्युनिकेशन, वो चीजें हो गई। फिर मैं क्या करूँगी, परचेज, जैसे ही मैंने वेंडर सेलेक्ट कर लिया, जैसे ही मैंने एक वेंडर सेलेक्ट कर लिया, तो वहां पे परचेज डिपार्टमेंट क्या करेगा, परचेज ऑर्डर को जनरेट कर देगा। क्या करेगा, परचेज ऑर्डर को जनरेट, कि हमें इतनी क्वांटिटी चाहिए, इस क्वालिटी की चाहिए, बाय दिस डेट चाहिए। जैसे ही परचेज ऑर्डर जनरेट हो गया, अब वो परचेज ऑर्डर जो है सप्लायर के पास जाएगा, सप्लायर ऑफ द रॉ मटेरियल। अब जैसे ही वहां पे गया, तो सप्लायर क्वांटिटी को भेजेगा टू द गोडाउन। अब गोडाउन में भी ऐसे नहीं है कि डायरेक्ट गोडाउन में फेंक के गए, नहीं, वहां पे इन्वेंट्री सुपरवाइजर आएगा, चेक करेगा कि कितना मेरे पास क्वांटिटी आई है और कितना मेरे परचेज ऑर्डर में लिखा था, उसको रिकनसाइल करेगा। देन वो गोडाउन में एंटर करेगी। एंटर करने के बाद जैसे ही जो मेरा इन्वेंट्री सुपरवाइजर है, वो बोलेगा ओके, हमें सारी क्वांटिटी मिल चुकी है जैसे कि परचेज ऑर्डर में लिखा था। अब क्या होगा, अब वो डॉक्यूमेंट अगेन फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास जाएगा। सप्लायर जो है इनवॉइस रेज कर देगा। क्या करेगा, इनवॉइस रेज करेगा, और जो वो इनवॉइस है वो किसके पास जाएगा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास। एंड फाइनेंस डिपार्टमेंट फिर पीआर, पीओ और इनवॉइस को देखेगा कि क्वांटिटी सब बराबर है। उसके बाद क्वालिटी भी ठीक है, जो हमने मंगवाई थी वही माल आया, जो कि गोडाउन सुपरवाइजर ने मेरे को बता दिया। तो उसके बाद अब इनवॉइस को जो सप्लायर ने दिया था उसको पे करने की बारी आई। तो कौन पे करने वाला है, फाइनेंस डिपार्टमेंट। तो ये एक हायरार्की है जिसको कि हमें फॉलो करना पड़ता है फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, राइट। तो ये क्या था, ये क्या है कि उसको ये काम करना है, ये वाला डॉक्यूमेंट जनरेट होगा, इस टाइम पे होगा, इससे ये ईमेल कोरेस्पोंडेंस लेना है। तो ये क्या है, सेट प्रोसीजर्स है कि जो एक्टिविटी है वो इसी प्रोसेस से गो थ्रू होके जाएगी। तो ये क्या है, इंटरनल कंट्रोल्स है। आई थिंक मुझे बेसिक डेफिनेशन में ना आईसी को भी समझा देना चाहिए था, बट ठीक है यहाँ पे समझा दे। तो ये क्या होता है, हमारे इंटरनल कंट्रोल। ये मैंने आपको परचेज साइकिल का ऑर्डर कॉन्सेप्ट बताया। हालांकि थोड़ा अपने पास विजुअलाइजेशन नहीं है इस पर्टिकुलर लेक्चर में, क्योंकि वी आर रीडिंग विद दी एस200 नॉट दी आईसी। तो आईसी वाला जो वीडियो है मैंने सेपरेटली अलग से ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है, यू कैन गो एंड रीड विद दैट। ठीक है। तो for the preparation and presentation of financial statement in accordance with the applicable FRF,
This includes the design, implementation, maintenance of internal control relevant to preparation and presentation of the financial statement. इस लाइन का क्या मतलब है? रेलिवेंट टू द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस। रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल्स मतलब कि देखो, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं, बहुत सारे होते हैं, जिसकी आपको गिनती भी नहीं आएगी। बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग एन ऑडिटर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मैं सिर्फ और सिर्फ उसी इंटरनल कंट्रोल को देखने वाली हूँ जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हुए रेलिवेंट हो गए। पेरोल एक्सपेंस पे जितने इंटरनल कंट्रोल लगेंगे, मैं वो चेक करने वाली हूँ। परचेज ट्रांजेक्शन पे जितने इंटरनल कंट्रोल लगेंगे, मैं उसको गो थ्रू करने वाली हूँ। सेल्स पे जितने लगेंगे, मैं उसको गो थ्रू करूंगी। जो बायोमेट्रिक वाले इंटरनल कंट्रोल है कि एम्प्लॉय आएगा, पहले पंच करेगा कार्ड को, देन वो आएगा, मैं अटेंडेंस रिकॉर्ड पे लगने वाले इंटरनल कंट्रोल्स को नहीं देखने वाली। दीज आर नॉट फाइनेंशियल इन माय टर्म्स, राइट? हालांकि वी हैव द एनालिटिकल प्रोसीजर, हम वहां पे वापस आएंगे, बट यहाँ पे क्या है कि जो मेरी सिक्योरिटी पर्पस है, गार्ड सर्विसेज है, एम्प्लॉय की अटेंडेंस से रिलेटेड इंटरनल कंट्रोल्स है, सीसीटीवी ठीक से लगे कि नहीं लगे, मैं इन कंट्रोल्स को नहीं देखूंगी। क्या ये वैल्यू ऐड कर रहे हैं मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए? नहीं कर रहे हैं, नॉट एट ऑल। दैट्स व्हाई being the auditor of financial statement, I'll not check the internal controls which are not relevant to prepare the financial statement. I'll only check with the internal controls which are relevant to my financial statement only, right? तो ये इसका मतलब था लाइन का। देख रहे हो कि लाइन सिर्फ छोटी सी लिखी है, बट उसके पीछे का मीनिंग बहुत बड़ा है, एंड उस मीनिंग के पीछे भी पूरा कॉन्सेप्ट है, एंड वो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने सेपरेटली समझाया हुआ है कि रेलिवेंट इंटरनल कंट्रोल्स क्या होता है। मैं सारी वीडियोस का जो लिंक है ना, इसके इस लेक्चर के नीचे डाल दूंगी, सो डेट अगर किसी भी स्टूडेंट को गो थ्रू करना है साथ के साथ तो कर सकते हैं। बट आर मेन टॉपिक इज स्टिल रिस्ट्रिक्टेड टू एसे 200, द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंट ऑडिटर टू कंडक्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये हमारा टॉपिक चल रहा है, राइट? बट मैं थोड़ा सा इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कुछ न्यू स्टूडेंट्स भी हो जिनको ना पता हो, ठीक है? ड्यू टू फ्रॉड और एरर, पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मैनेजमेंट प्लस टीसीडब्ल्यूजी की, वो क्या है? टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस डिजाइन, implement and maintain the internal controls. Design, implement and maintain internal control relevant to preparation and presentation of financial statement. Then to provide auditor with, अब ये तो था कि मैनेजमेंट को बनाना है, प्लस अगर मैं ऑडिट करने जा रही हूँ तो ऑडिटर को भी तो असिस्टेंट चाहिए, असिस्टेंस चाहिए ना ऑडिटर को, किस चीज की? अब ऐसे तो है नहीं कि ऑडिटर जाएगा डायरेक्ट उनके लॉकर खोलेगा, नहीं। ऑडिटर को भी बोलना पड़ेगा कि आई नीड दिस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट टू चेक, आई नीड दीज पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स, आई नीड दीज पर्टिकुलर क्रीडेंशियल्स। सॉरी, क्रीडेंशियल्स तो नहीं देगा, बट आमने सामने पासवर्ड भर के वो दिखा सकते हैं डेटा को बिफोर हैंड, राइट? तो ऑडिटर को भी असिस्टेंस चाहिए होती है। तो यहाँ पे ऐसे 200 में हमने बोला कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट की क्या है? एक तो एफएस को प्रिपेयर करना, और साथ ही ऑडिटर को क्या देना? ऑल इंफॉर्मेशन, additional information and unrestricted access to those within the entity from whom auditor determine it necessary to obtain the audit evidence। पहले तो सारी इंफॉर्मेशन जो कि ऑडिटर ने मांगा है, फिर वो कुछ रिसर्च करेगा, एविडेंसेस ऑब्टेन करेगा, कुछ क्वेरीज आएगी तो एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहिए रहेगी। एडिशनल इंफॉर्मेशन चाहने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि कुछ डॉक्यूमेंट उसको समझना है तो उसको क्या चाहिए? एक पीपल की अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस भी चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि वो इंक्वायरी कर सके, ठीक है, और ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन कर सके। टू प्रोवाइड, मैंने ये याद करने के लिए बताया कि ऑल इन्फो, एडिशनल इन्फो एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है? ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। To provide auditor with all information such as information कैसी? Record, documentation and other matters that are relevant to preparation and presentation of the FS. Other matters का भी अपने पास पूरा एक टॉपिक है, still I will go you through with small concept.
फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंटेशन का तो आपको पता होगा, ट्रायल बैलेंस या जर्नल एंट्री किससे बनती है, सोर्स डॉक्यूमेंट से बनती है, जैसे परचेज वाउचर हो गया, सेल्स वाउचर हो गया, है ना, डेबिट नोट हो गए, क्रेडिट नोट हो गए, तो ये सब चीजें अपने पास है। तो वो हो गए अपने रिकॉर्ड एंड डॉक्यूमेंट। एंड अदर मैटर्स क्या हो गए, अदर मैटर्स फॉर एग्जांपल मुझे ऐसे लगा कि भाई कंपनी के पास हाल फिलहाल कोई ऑर्डर्स नहीं आ रहे हैं जिस इंडस्ट्री में वो है, और आगे इसके पास कैश भी कम है, सारी चीजों की कमी आ रही है, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ रही है, तो वहां पे ऑडिटर क्या बोल सकता है कि जो आपने एफएस गोइंग कंसर्न बेसिस पे बनाई है उसको आप लिक्विडेशन बेसिस पे बनाओ। क्या करो, लिक्विडेशन बेसिस पे। लिक्विडेशन का मतलब क्या होगा कि आपके जितने भी आइटम ऑफ बैलेंस शीट्स है वो किस पे आएंगे, नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, कि अगर आज मैं अपनी कंपनी को बेचने जाऊं तो आज मेरी कंपनी की क्या वैल्यू है, तो उसको बोलते हैं लिक्विडेशन बेसिस पे बनाना। और अप्रूवल बेसिस का मतलब गोइंग कंसर्न का मतलब क्या होता है, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क हमें एज पर इंडेस बनाना होता है या एज पर एएस बनाना होता है, राइट, मैचिंग प्रिंसिपल। तो टू प्रोवाइड ऑडिटर विद ऑल information such as record documentation and other information other matters that are relevant to preparation and presentation of the fs मैटर्स मैंने बता दिए, जैसे ऑर्डर प्रोक्योरमेंट हो गया, कैश क्रंच हो गया, उसके बेसिस पे कि हमारा जो बैलेंस शीट है वो लिक्विडेशन पे बनना चाहिए कि गोइंग कंसर्न पे बनना चाहिए। देन उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन दैट ऑडिटर मे रिक्वेस्ट फ्रॉम द मैनेजमेंट, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, कुछ उसने इन्फॉर्मेशन ले ली, उसने चेक किया, देन ही इज रिक्वायरिंग अदर इन्फॉर्मेशन ऑल्सो, सो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देनी है किसको, मैनेजमेंट को, किसके लिए, ऑडिटर के लिए। And unrestricted access to those within the entity from whom the auditor determine it necessary to obtain the audit evidences। तो हमने क्या पढ़ा यहाँ पे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रिपेयर एंड प्रेजेंट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद डिम ऑफ आईसी, डिम मतलब कि डिजाइन इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ आईसी, और आईसी भी कौन से, रेलिवेंट टू दी प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद provide the auditor with all information, additional information and unrestricted access, all information, additional information and unrestricted access। तो ये क्या हो गई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ये अपना क्वेश्चन आने ही आने वाला है, दैट्स व्हाई आई हैव गिवन मच मोर मिनट्स टू दिस टॉपिक। देन इन द केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क, अब आप मुझसे ये मत पूछना फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क क्या होता है, जीपीएफ एंड एसपीएफ मैं आपको बता चुकी हूँ। द रेस्पॉन्सिबिलिटी, जीपीएफ मतलब कि जनरल पर्पस फ्रेमवर्क, एसपीएफ स्पेशल पर्पस फ्रेमवर्क। इन केस ऑफ फेयर प्रेजेंटेशन एंड कंप्लायंस फ्रेमवर्क भी मैं आपको बता चुकी हूँ। फेयर प्रेजेंटेशन मेरे पास क्या था, जहां पे मैं या तो डेविएट कर सकती हूँ इन रियल सर्कमस्टांस या फिर बियॉन्ड द लॉ रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं ज्यादा डिस्क्लोजर भी दे सकती हूँ, ये था। ठीक है, अब मत, मैंने बता ही दिया है, अब मत बोलना कि मैंने नहीं बताया। In the case of fair presentation framework, the responsibility is of preparation and fair presentation of financial statement in accordance with the financial reporting framework, or the preparation of financial statement that give true and fair view in accordance with the financial reporting framework। This applies to all reference to preparation and presentation of financial statement in all the essays। The premise यानी कि assumption, the premise relating to the responsibility of management and where appropriate those charged with governance on which an audit is conducted may also be referred to as the premise। ठीक है, ये क्या है प्रीमाइस, जब भी कोई ऑडिटर ऑडिट करने जाएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो इट विल बी अज्यूम्ड दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ पे आपका जो टॉपिक है रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट वो हो गया होगा क्लियर। दो ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ अफेयर्स, फिर उसके बाद टू प्रोवाइड ऑडिटर विद इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। ठीक है, अब इसी को हम क्या करते हैं, नोट से देखते हैं। समझा तो मैंने आपको तभी दिया, बट याद करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, नोट्स। प्रिपरेशन, अब मैंने लिखा है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। तो प्रिपरेशन
एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस एज पर एएफआरएफ प्लस डिम ऑफ आईसी टू एफएस, याद रखने के लिए। ठीक है, ताकि जो एफएस है वो फ्री फ्रॉम एरर एंड फ्रॉड हो। देन उसके बाद टू प्रोवाइड ऑडिटर विद ऑल इन्फो, एडिशनल इन्फो एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। और उसके आगे आपको लैंग्वेज लिखनी है, एंड वो जब आप अपने आप ही पढ़ोगे ना लेक्चर के बाद, तब ग्रिप बैठना स्टार्ट हो जाएगा। देन उसके बाद है पेज नंबर 13 पे हमें आना पड़ेगा, सो डेट ये पूरा टॉपिक पूरा कवर अप हो जाए। पेज नंबर 13। यस। सो देखो, ये ऐसे में ना, बेयर ऐसे में क्या होता है कि रिपीटेशन ऑफ कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो यहाँ पे उन्होंने दोबारा से रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी बताया है। वही है प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस, फिर उसके बाद टू प्रोवाइड ऑडिटर विद इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द पर्सन। देन उसके बाद हम अभी एक बार क्या देखने वाले हैं कि जब हम ये बोलते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट की है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एग्जैक्टली है क्या, ये हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक ही टॉपिक के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये भी लिखना पड़ेगा, इतना लंबा आंसर लिखना पड़ेगा। यस माय डियर स्टूडेंट, यू हैव टू राइट इट डाउन। तभी तो बोला जाता है कि फाइनल में रिटन प्रैक्टिस ऑल्सो मैटर्स। आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करते हो, बट यू हैव टू राइट थियोरी ऑल्सो। ठीक है, as a part of their responsibility for the preparation and presentation of the financial statement, management and where appropriate, TCWG are responsible for, उनकी responsibility क्या है to prepare and present the financial statement। सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हुए हमें ये पता लगाना है कि एएफआरएफ कौन सा होगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कौन सा होगा, हम कौन सी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री के सेट ऑफ रूल्स क्या है, एंड उसके अकॉर्डिंग जितना अपना कंपनी का टर्नओवर है, रेवेन्यू है, नेट प्रॉफिट है, उसके अकॉर्डिंग मेरे ऊपर कौन सा फाइनेंशियल फ्रेमवर्क एप्लीकेबल होगा। ये एक बहुत लंबा प्रोसेस होता है, राइट। हमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन, डॉक्यूमेंट्स, रिकॉर्ड, सपोर्ट कलेक्ट करने पड़ते हैं, उनको एनालाइज करना पड़ता है, एंड देन वी कंक्लूड कि कौन सा एएफआरएफ एप्लीकेबल होने वाला है। इसको मैंने थोड़ा डिटेल में लिखा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, प्रिपरेशन ऑफ एफएस किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मैनेजमेंट की। और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में सिर्फ और सिर्फ मैं किसकी बात कर रही हूँ, एफएस की प्रिपरेशन की। तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि एप्लीकेबल एएफआरएफ कौन सा होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम हैविंग अ बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर की एक कंपनी है, तो उस पर क्या एप्लीकेबल होगा, बैंकिंग लॉज एप्लीकेबल हो गए। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मेरा जो टर्नओवर है 250 सीआर से ज्यादा है इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, अगर किसी कंपनी का जो टर्नओवर है वो 250 सीआर से ज्यादा है, तो उसको अपना जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाना होता है। एंड 250 सीआर से लेस है तो दैट कंपनी कैन स्टिल कंटिन्यू फॉलोइंग द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड अगर मेरे पास कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, तो उसको अपने लॉज को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। एंड कंपनी में भी क्या होता है, कंपनी एक्ट 2013 शेड्यूल 3 और 3 में भी डिवीजन 1 या फिर डिवीजन 2। डिवीजन 1 कौन फॉलो करता है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस पे बनाता है बुक्स। डिवीजन 2 कौन फॉलो करता है, जो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स को रिकॉर्ड करता है। एंड डिवीजन 3 किसके लिए है, एनबीएफसी के लिए है। ठीक है, देन अपने पास अदर रेगुलेटर्स भी है, इडा ही है, इंश्योरेंस डेवलपमेंट रेगुलेटर्स। तो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी के लिए उनके अलग अलग सेट ऑफ रूल्स है, और इसी को क्या बोलते हैं हम, एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशंस। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अगर मेरी कोई कंपनी टेलीकॉम में है, टेलीकॉम इंडस्ट्री है कोई, तो वहां पे मेरे को डॉट एंड TRAI के रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। मतलब कंपनी तो है ही, प्लस जो एडिशनल रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर रेगुलेटर की, जैसे TRAI एंड DOT, उनके भी रेगुलेशंस को मुझे क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा। मुझे इतना क्यों पता है, बिकॉज आई हैव वर्कड विद
भारती एयरटेल ऑल्सो, सो आई नो। वैसे तो सबको ही पता होता है, बट स्टिल मैंने उन चीजों को बहुत बारीकी से देखा है। देन वी हैव प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ एफएस इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क। पहले हमने एएफआरएफ के बारे में पढ़ा था। और तो वी वर टॉकिंग अबाउट कि प्रिपरेशन ऑफ एफएस को लेके स्पेसिफिकली मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी की क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटीज है। फर्स्ट आई थिंक हमने उसी ब्रेकेज से पहले पढ़ लिया था कि आइडेंटिफाई करना है मैनेजमेंट को कि अपना जो एफएस है वो कौन से एफआरएफ के अकॉर्डिंग बनेगा। जिसमें हमने देखा था कि बीइंग अ इंडियन कंपनी आपको या तो जो अपना बुक्स ऑफ अकाउंट है एएस के अकॉर्डिंग बनाना है या फिर इंड एस के अकॉर्डिंग बनाना है। एंड अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हो तो आपके ऊपर बैंकिंग एक्ट लगेगा। और अगर आप एक एनबीएफसी हो तो आपको एनबीएफसी के रूल फॉलो करने पड़ेंगे, राइट। तो डिवीजन वन कौन फॉलो करता है? कंपनीज फॉलो करती है, जो कि एएस के बेसिस पे अपना अकाउंट बनाती है। कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 डिवीजन वन के अकॉर्डिंग क्या होता है? एसएस एएस के अकॉर्डिंग एफएस बनते हैं। देन कंपनीज एक्ट 2013 शेड्यूल 3 डिवीजन 2 उसके अकॉर्डिंग क्या बनता है? इंडेस के अकॉर्डिंग अपना एफएस बनता है जब हमारा जो कंपनी का टर्नओवर है वो 250 सीआर को क्रॉस कर जाता है, राइट। देन वी हैव एनबीएफसी जो कि कंपनीज एक्ट 2013 डिवीजन 3 के हिसाब से बनता है विद एडिशनल डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बाय द रेगुलेटर ऑफ एनबीएफसी। ठीक है। अब क्या हुआ फर्स्ट स्टेप में? आइडेंटिफाई हो गया, मैनेजमेंट ने आइडेंटिफाई किया, ओके वी आर टेलीकॉम इंडस्ट्री, तो टेलीकॉम के हिसाब से हमें TRAI और DOT के भी डिस्क्लोजर देना पड़ेगा विद फॉलोइंग दी कंपनीज एक्ट 2013, क्योंकि एयरटेल क्या है? एक कंपनी है, राइट, रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। फिर उसके बाद सेकंड है आइडेंटिफाई करने के बाद हमें प्रिपेयर एंड प्रेजेंट करना है एफएस को इन अकॉर्डेंस विद द फ्रेमवर्क आइडेंटिफाइड। जो हमने फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई किया कि चलो ठीक है वी हैव टू फॉलो द इंडेस डिवीजन 2 एज पर कंपनीज एक्ट 2013, तो अब उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? एफएस को प्रिपेयर करेंगे। एंड ये तो सिर्फ मैनेजमेंट को पता है, टीसीडब्ल्यूजी को पता है, जो एक आम इंसान है उसको कैसे पता चलेगा? तो हमें ये चीज आइडेंटिफिकेशन ऑफ एएफआरएफ एंड प्रिपरेशन ऑफ एफएस इन अकॉर्डेंस विद दैट पर्टिकुलर फ्रेमवर्क उसको क्या करना पड़ेगा? एडिक्वेटली डिस्क्राइब करना पड़ेगा इनटू फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें उसको क्या करना पड़ेगा? डिस्क्राइब करना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारे 3 पॉइंट है। As part of their responsibility for preparation and presentation, their responsibility कौन? Management and TCWG of the financial statement. Management and where appropriate TCWG are responsible for identification, preparation and adequate description. क्या? Identification and preparation and adequate description. Identify क्या करेंगे? AFRF। प्रिपेयर क्या करेंगे? एफएस। किसके अकॉर्डिंग? जो हमने फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई किया है। देन जो हमने फ्रेमवर्क आइडेंटिफाई किया, एफएस को प्रिपेयर किया उस फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, उसी को क्या करना है? हमें एफएस में डिस्क्राइब करना है। क्या करना है? डिस्क्राइब। कहाँ पे होगा वो? नोट्स टू अकाउंट में होगा, अकाउंटिंग पॉलिसीज में होगा, राइट। देन उसके बाद अपने पास नेक्स्ट पैराग्राफ है इसी पर्टिकुलर टॉपिक का। क्या टॉपिक पढ़ रहे थे वैसे हम बच्चों? गजनी स्टाइल नहीं अपनाना है, याद रखना है। वी आर स्टडिंग अबाउट दी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दी मैनेजमेंट एंड टीसीडब्ल्यूजी। रेस्पॉन्सिबिलिटी में प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्लस गिविंग ऑडिटर विद दी all information, additional information and unrestricted access। ठीक है। और हम फिर स्ट्रेच कर रहे हैं नेक्स्ट पैरा में कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी को? फर्स्ट वाली को, प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फिर उसके बाद अब जब भी हम प्रिपेयर करेंगे, हम कौन? मैनेजमेंट। किसको? फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। तो द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिक्वायर्स मैनेजमेंट टू एक्सरसाइज जजमेंट। जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो मैनेजमेंट हैव टू अप्लाई देयर जजमेंट। किस चीज में? इन मेकिंग अकाउंटिंग estimate that are reasonable in this circumstance as well as to select and apply appropriate accounting policy। एक तो अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को बनाने में उनकी जजमेंट लगेगी, प्लस
अकाउंटिंग पॉलिसीज क्या फॉलो करनी है, उसमें उनका क्या लगेगा, जजमेंट लगेगा। सॉरी। These judgments are made in context of AFRF। जो भी हम फ्रेमवर्क फॉलो कर रहे हैं, आइडेंटिफाई हमने किया था, उसके बेसिस पे हम क्या लगाने वाले हैं, जजमेंट लगाने वाले हैं। समझ नहीं आया? क्यों नहीं आया? एक्सप्लेन तो कुछ किया ही नहीं, अंग्रेजी ही तो पढ़ी थी। तो इस अंग्रेजी को अब हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट को जजमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ती है, और जजमेंट भी किस में, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में एंड अकाउंटिंग पॉलिसी में। अब जो बच्चे ग्रुप 1 पढ़ चुके हैं इन सीए इंटर एज वेल एज सीए फाइनल में, जिन्होंने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सब्जेक्ट फर्स्ट पेपर पढ़ा है, तो उन्हें पता होगा कि इसके बारे में, अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में, वी हैव अ हेल लॉट ऑफ डिस्कशन ओवर अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड पॉलिसीज इन AS1 एंड इन DS1, राइट। तो उसमें क्या होता है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट आपको भी पता है, अगर उसमें चेंज होता है तो हमें प्रोस्पेक्टिवली चेंज करना पड़ता है। अकाउंटिंग पॉलिसीज अगर चेंज होती है तो हमें रेट्रोस्पेक्टिवली चेंज करना पड़ता है। अकाउंटिंग एस्टिमेट क्या होता है अपने पास, जैसे कि मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा या फिर WDV मेथड लगेगा, वैल्यू डिमिनिशिंग मेथड, ठीक है। देन उसके बाद अकाउंटिंग पॉलिसी, इन्वेंट्री वैल्यूएशन की पॉलिसी क्या लगाएंगे हम, वो देखेंगे, ठीक है। जैसे लीफो बेसिस लगाना है या फीफो बेसिस लगाना है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या फिर लास्ट इन फर्स्ट आउट। दीज जजमेंट आर मेड इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। अब आपको ये समझ आ गया? इसी चीज को हमने सिंप्लीफाई वे में अपने नोट्स में लिखा था, राइट, कि आइडेंटिफाई करेंगे AFRF को, फिर उसके बाद प्रिपरेशन प्रेजेंट करेंगे FS को इन अकॉर्डेंस विद आइडेंटिफाइड फ्रेमवर्क, फिर एडिक्वेट डिस्क्रिप्शन देगी किसकी, फ्रेमवर्क की। फिर प्रिपरेशन में, FS प्रिपरेशन में मैनेजमेंट को एक्सरसाइज करना पड़ता है प्रोफेशनल जजमेंट इन मेकिंग दी अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड सेलेक्टिंग अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग एस्टिमेट में जैसे आपको प्रोविजन फॉर डेटर भी बनाना पड़ता है, तो वहां पे भी आपको एस्टिमेट लेके चलना पड़ता है। यू कैन नेवर मेड एग्जैक्ट प्रोविजन, तो आप कभी नहीं बना पाओगे, ठीक है। और 5% का डेविएशन हो सकता है, तो वो तो एक्सेप्टेबल होता है, राइट। और हमें एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस भी बनाना पड़ सकता है, ये फाइनल वालों के लिए। ECL हमने इंडेक्स 109 में पढ़ा था फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, ठीक है। तो मतलब आप देख रहे हो कि ऑडिट जो है ना, वो थियोरी सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप उसको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, सॉरी प्रैक्टिकल तो ऑडिट ही है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से आप इसको इंटरलिंक करके पढ़ोगे तो आपको ऑडिट कभी थियोरी लगेगी ही नहीं। बस फर्क इतना है, आपको समझने के लिए अपने उन न्यूमेरिकल सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, उसी को आपको फिर लैंग्वेज में लिखना है। और लैंग्वेज किसकी, ऑडिट गाथा वाली, ठीक है। ऑडिट की अपनी खुद की लैंग्वेज है, इट्स अ सेपरेट सब्जेक्ट। एंड ऑडिट की लैंग्वेज जब लिखोगे नंबर तो तभी मिलेंगे ना। और समझ कैसे आएगा, जब आप इंटरलिंक करोगे अपनी ऑडिट की लैंग्वेज को किससे, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट से, राइट। तो आज का अपना पूरा ही लेक्चर किस पे बेस्ड था, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट पे बेस्ड था। ये मैंने टॉपिक बहुत ज्यादा ही स्ट्रेच करके पढ़ाया है,